हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन अगेन, है ना। ओके, सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ आपको। आई एम सीए अखिलेश माहेश्वरी, चार्टेड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, ठीक है ना। बाकी सीएमए वालों को काफ़ी साल से पढ़ा रहा हूँ। बाकी मेरे को टोटल हो गया टीचिंग के अंदर 2012 से, 2012 से मैं टीचिंग में हूँ, कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ। सीएस काफ़ी बनाए हैं मैंने, सीए भी पढ़ाया है और सीएमए भी काफ़ी हमने बनाए हैं, ठीक है ना। 2012 से हूँ अब तक हूँ, तो 2024 एंड हो रहा है, तो करीब 12 साल से ऊपर मेरे को पढ़ाते हुए हो गए हैं। तो ये मेरी पहचान है कि मैंने क्या अचीव किया है। बाकी नॉर्मल बंदे हैं, टेंशन नहीं, आराम से बिल्कुल एज अ फ्रेंड होकर विद ड्यू रेस्पेक्ट अपन आराम से बात करेंगे, ठीक है ना। कोई हिचकिचाहट नहीं, कभी कोई डाउट हो आराम से पूछना। ये अपना मैंने पहले ही क्लियर कर दिया आपको। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी एक थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है कि वो जब भी क्लासेस लें वो हमेशा कोशिश करें कि लैपटॉप पीसी से ही लें, मोबाइल से क्लासेस ना लें, उसमें ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है ना। स्क्रीन बड़ी रहती है, ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरा क्या होता है, जब आप मेरे से मैसेज करोगे, जब आप मुझे मैसेज करोगे ऑनलाइन से, तो क्या होगा, मोबाइल से कर दो ना तो वो स्क्रीन हट जाता है, मैसेज बॉक्स आता है तो वो स्क्रीन हट जाता है। लैपटॉप से करोगे ना साइड में स्क्रीन चलता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा ऑनलाइन वालों, आपको भी क्या करना है, उसमें इन्वॉल्व होना है, आंसर करना है। आपको ऐसा ही फील करना है जैसे क्लास में आए हो। और उसमें से आप में से अगर कोई कैमरा चालू करके भी बैठना चाहता है तो बैठ सकता है, उसमें भी मेरे को अच्छा लगेगा, ठीक है ना। हाँ, कि भैया कैमरा चालू करके एकदम प्रॉपर टेबल वगैरह पे बैठ के, है ना, टेबल चेयर का यूज करते हुए अगर आप पढ़ते हो ना, घर पे भी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। बट चाहिए साइड, आपको कोई आवाज़ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, बार बार उठना नहीं है। जैसा क्लासरूम में ब्रेक होता है वैसे ही आपको ब्रेक एंजॉय करना है, उसके अलावा आपको वहीं सिटिंग प्रॉपर देना है। ठंड का टाइम है, बैठ के ही पढ़ना है ना, ऐसा ऐसा ब्लैंकेट में बैठ के नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। बस क्लास चल रही है बाद में लिखेंगे, नहीं। डिसिप्लिन अगर रहेगा तो ऑनलाइन हो चाहे रिकॉर्डेड हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन मैनर में ही पढ़ना होगा। प्रॉब्लम कहीं भी होगी, अगर तुम लोग बाहर आते हो तब भी क्या होगा, डिसिप्लिन में नहीं रहे, बाहर घूमने चले गए, खाने पीने चले गए मान लो, या किसी दिन आए नहीं, 2-2 घंटे बाहर घूम रहे हो, ऐसे नहीं। डिसिप्लिन में रहोगे तो बढ़िया स्कोर होगा। अब आपके पेपर की बात कर लेते हैं। फिलहाल आज जिसके लिए हम आए हैं वो है आपका पेपर नंबर 6। कौन सा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सर हमारे ना सारे पेपर होते कौन कौन से, पहले हमें ये भी बता दो, क्योंकि हम लोग क्या है ना, हम कोई फाउंडेशन से आए, कोई बीकॉम से आए, तो चलिए आपको वो भी बता देते हैं। सर हमें मिलेंगे कहाँ पे, सर वो भी बता देते हैं। चलिए देखो, सबसे पहले हम लोग अगर हम सर्च करते हैं सीएमए का स्टडी मटेरियल, क्योंकि अभी तक आप लोग रजिस्टर्ड जब तक नहीं होंगे तब तक क्या होगा, आपके पास बुक भी नहीं आया होगा, मॉडल नहीं आए होंगे, तब तक आप पीडीएफ से काम चलाएंगे, ठीक है ना। बाकी अपने नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, है ना। स्टडी मटेरियल 2022, ये इंटरमीडिएट, यहाँ पे हम गए। ग्रुप 1, हाँ साइट थोड़ा सा टाइम लेता है आपका, हाँ ओके। कौन कौन सा है सर, पेपर नंबर जो 5 है सर, 4 पेपर किधर गए, फाउंडेशन में गए ना, 1 2 3 4 किधर गया, फाउंडेशन में। पेपर नंबर 5 है आपका बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। पेपर नंबर 6 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, एफए। और पेपर नंबर 7, ये ग्रुप 1 की बता रहा हूं, आपका जो टोटल बुक्स है वो 8 है, जिसमें ग्रुप 1 में 4 है और ग्रुप 1 में 2 में भी 4 है। ओके, तो ग्रुप 1 में जो 4 सब्जेक्ट है, पहला लॉ है, आजकल इन लोगों ने लॉ पहले कर रखा है, फिर एफए है, फिर उसके बाद डीटीआईडीटी है टैक्सेशन का, और 8 डीटीआईडीटी दोनों होगी, और 8th नंबर पे है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो 5 6 7 8 ये आपकी ग्रुप 1 के अंदर रहेंगे। और उसके बाद अगर हम ग्रुप 2 की बात करें, शायद नीचे भी लिंक दे रखा था, हाँ, अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो पेपर नंबर 9 से चालू होगा ये ओएमएसएम, ऑपरेटिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ओएमएसएम रहेगा पेपर नंबर 9। पेपर नंबर 10 रहेगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, पेपर नंबर 10 रहेगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जिसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मैं आपको करवाऊंगा। 50 मार्क्स का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग 50 मार्क्स का है, तो ये मैं आपको करवाऊंगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पार्ट। ओके, फिर उसके बाद पेपर नंबर 11 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, एफएम एंड बीडीए, पेपर नंबर 11। इसमें 80 मार्क्स का पोर्शन एफएम का है और 20 मार्क्स का पोर्शन थियोरेटिकल है बिजनेस डेटा एनालिसिस का, जिसमें ये 80 मार्क्स वाला पोर्शन मैं आपको करवाऊंगा एफएम। इसका मतलब मैं काफ़ी जगह हूँ, ठीक है ना।
ओके, तो ऑलमोस्ट 2.5 सब्जेक्ट मेरे पास है। ओके, और उसके बाद पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये आपको सर या मैम जो भी है वो पर्टिकुलर फैकल्टी आपको करवाती है। क्लियर है? टोटल सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या आएगा? कॉस्ट अकाउंटिंग का ही एक्सटेंडेड वर्जन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एफएम टोटली नया है, हालांकि जिसने बीकॉम एमकॉम कर रखा है उसने सेकेंड ईयर में एफएम पढ़ रखा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ा बहुत है ना। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सर वही कंपनी वाला आता है, शेयर डिवेंचर वगैरह सब वही आता है, ठीक है ना। तो ये ग्रुप 2 की बात है। आ जाए वापस ग्रुप 1 पे। बिल्कुल सर, ग्रुप 1 पेपर नंबर कौन से बात कर रहे हैं हम लोग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पूरा 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है ये। और सर इसमें आएगा क्या क्या? चलिए उसकी बातें करते हैं। क्या हमको नया है या कुछ पढ़ा हुआ भी मिलेगा क्या? ये पूरा मॉड्यूल, पूरा बुक 100 मार्क्स का आपके टोटल 6 सेक्शन में डिवाइडेड है। 6 सेक्शन में डिवाइडेड है, जिसमें सेक्शन ए क्या कह रहा है? अकाउंटिंग फंडामेंटल। अकाउंटिंग फंडामेंटल 15 नंबर का है जो डिवाइड कर रखा है इन लोगों ने। सर इसमें क्या क्या आने वाला है अकाउंटिंग फंडामेंटल के अंदर? यहां पे आप डिटेल में देख सकते हैं। अकाउंटिंग फंडामेंटल में आपको क्या क्या मिलेगा? वही जो आप फाउंडेशन में पढ़े हैं ना, वही आपको यहां पर वापस मिलने वाला है। बस फाउंडेशन में आप क्या करते थे, ऐसा एमसीक्यू टिक करते आते थे, नहीं आता तब भी जय माता दी तो हम कर ही सकते थे ना। बिल्कुल यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर अपने को प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, पूरा आंसर लिखना होगा। पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मैं पहले दिन ही बता देता हूं, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो आपका बीआरएस रहने वाला है, और दूसरा पोर्शन रहने वाला है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। दो में से एक क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा, दोनों मिल जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे इस बार वाले अगर पेपर की बात करूं, आप अगर डीसीसी के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो इस बार का पेपर रिव्यू मैंने दे रखा है। पेपर नंबर 6 के लिए रिव्यू दे रखा है कि भैया वो क्या क्या क्वेश्चन आए थे, एमसीक्यूज का सॉल्यूशन प्लस कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी बता रखा है। ओके, तो बीआरएस है और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये दोनों है। इस बार क्या आ गया था सर? इस बार आया था ये वाला बीआरएस का क्वेश्चन आया था, और कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन का क्वेश्चन आया था कि कौन सा आइटम कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू। मतलब मैंने मशीन खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सैलरी पे किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बचपन में पढ़ते थे ना। तो ये पूरा 15 नंबर वाला पार्ट वही है। जर्नल लेजर मैं भी वहीं से चालू करूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपको नहीं आता है भाई। मैं ऐसे ही मान के पढ़ाऊंगा कि आपको नहीं आता है, ताकि जो हर तरह का बच्चा इंटेलिजेंट हो, चाहे एवरेज हो या बिलो एवरेज हो, कोई भी बच्चा हो अगर, तो वो क्या हो जाएगा, एक लेवल पे आ जाएगा। ठीक है ना। ओके, तो ये वही जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस सब्सिडियरी बुक सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। आपको वाकई में नहीं आता है, ऐसी छोटी छोटी चीजों पे आपको पॉइंट आउट करूंगा, और कहीं पे भी रटवाने का सीन नहीं रहने वाला है। सब जगह समझा जाएगा, सब जगह समझा जाएगा। क्लियर है वाली चीज? जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं एक छोटी सी चीज, परचेज बुक आप बनाते हैं, सब्सिडियरी बुक, तो परचेज बुक से पोस्टिंग किधर किधर होती है, क्या आप बता सकते हैं? परचेज बुक से पोस्टिंग किधर किधर होती है लेजर में? सर एक तो परचेज अकाउंट में और एक पर्सनल अकाउंट में, इंडिविजुअल जिससे आपने माल खरीदा सप्लाई। परचेज अकाउंट में पोस्टिंग किस अमाउंट से होती है? जैसे मान लो मैंने इससे 1.5 लाख का सामान खरीदा, इससे 2.5 लाख का सामान खरीदा, बोले तो 150 और 250, 4 लाख का माल खरीदा। तो अभी परचेज अकाउंट में क्या लिखूं? क्या 2 युक्ति और 2 आक्षी लिखूं? 2 टोटल में जाएगा, 2 टोटल एज पर परचेज बुक 4 लाख रुपए। तो काफी बच्चों को, तुमको आता है दिव्यांश, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कई लोगों को नहीं आता, नहीं आता ना। हम लोग इतने फोकस ही नहीं करते इतना, वो हर चीज पे फोकस करवाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको फोकस करवाए बिना, जर्नल लेजर ये और सब्सिडी बुक्स, इनको स्ट्रॉन्ग किए बिना आप कभी भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर प्रॉपर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। एक गलत फहमी होती है कि हमें रेक्टिफिकेशन नहीं आता, एक्चुअली हमें जर्नल लेजर और ये सब्सिडी बुक्स नहीं आती हैं, इसलिए रेक्टिफिकेशन हमसे गलत होता है। तो अपन एकदम रूट पे काम करेंगे, एकदम रूट पे काम किया जाएगा। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं सर। ये तो हो गया अकाउंटिंग फंडामेंटल 15 नंबर की बात, ठीक है ना। ओके, और 15 नंबर से ज्यादा ही मिलेगा तुमको वहां पे। क्यों? 100 नंबर का पेपर आता है ना। 100 नंबर का पेपर एक्चुअली कितने मार्क्स का आता है पता है तुमको? पेपर पैटर्न के बारे में पता है कुछ? नहीं सर, हमको कैसे पता होगा पेपर पैटर्न के बारे में? अभी का जो सिलेबस 2022 जो चल रहा है, सिलेबस 2022,
उसमें जो पेपर पैटर्न है वो क्या है, आपका जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए, उसमें आपसे 15 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, 15 एमसीक्यूज। हर एक एमसीक्यू 2 नंबर का होता है, 2 मार्क्स ईच। इसका मतलब 30 मार्क्स का पोर्शन आज भी आपका एमसीक्यूज का ही है। ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल पार्ट है आपका, और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देना कि आंसर कहां से लाए, पीछे वाले से पूछ के लाए कि आगे वाले से पूछ के लाए, कोई नहीं पूछेगा तुमसे। तो ये सबसे बढ़िया रहता है, ठीक है ना। और फिर सेक्शन बी कितने मार्क्स का रहेगा, ऑब्वियसली 70 मार्क्स का। सर इसमें क्या आएंगे, इसमें आपसे टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको केवल 5 क्वेश्चंस के ही आंसर देने होते हैं, 5 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब हमको 2 ऑल्टरनेट मिल गए हैं। बिल्कुल, आपको 2 ऑल्टरनेट मिल गए, मतलब अगर 7 में से 2 क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तब भी चलेगा, बाकी 5 तुमको आते हैं। और हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का होगा। सर 14 नंबर का क्वेश्चन, अरे नहीं रे, उसमें भी ए और बी बन के आ जाएगा ना, 7-7 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 10 और 4 का आ गया, 5-5 और 4 के आ गए, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। एबीसी पार्ट बन के क्लियर है, पूरा 14 का भी आ जाएगा। बिल्कुल, जैसे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन होगा पूरा 14 नंबर का आएगा। तो ये आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है, समझ में आया। ओके सर, पेपर पैटर्न भी बता दिया आपने। तो 15 नंबर देखो, देखा जाए ना तो टोटल कितना हुआ सर, टोटल है ना 30 का ये आया, और ये 70 का, ये तो 28 का पेपर और ज्यादा आ रहा है, 14 इंटू 2 128 मार्क्स का टोटल पेपर आ रहा है। 100 में से वेटेज 15 का है, तो 128 में तो ज्यादा होगा कि नहीं होगा, 25% बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा वेटेज। बिल्कुल समझ में आ रहा है। कोई चैप्टर का तुमको आता है ना तो उसका वेटेज अपने आप बढ़ेगा, वो केवल 15 नहीं है, उसके और अल्टरनेट क्वेश्चन में तुम कर पाओगे तो ज्यादा वेटेज हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। चलिए ठीक है अक्षी, समझ में आया। ओके सर, फंडामेंटल के बाद चलो यहां डिटेल में देखते हैं। जो दूसरा सेक्शन है वो है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर। कहने को ये भी तुम्हारे फाउंडेशन में थे, लेकिन क्या है, कहने को ये भी तुम्हारे फाउंडेशन में थे, लेकिन ऑब्वियसली यहां पर अपने को सारे इन डेप्थ सॉल्यूशन करना पड़ेगा, पूरा कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, पूरा जॉइंट वेंचर बनाना पड़ेगा, पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज चलेगा। और उसमें नया क्या है सर, अकोमोडेशन बिल, जो तुम्हारे फाउंडेशन में नहीं था, अकोमोडेशन बिल। सर अकोमोडेशन बिल क्या होते हैं, एक दूसरे की हेल्प के लिए जो बिल लिखे जाते हैं उसको अकोमोडेशन बिल बोला जाता है, और ज्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। इस बार भी इसी का आया था, अकोमोडेशन बिल का ही, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी होती है, ठीक है ना, सिंपल नहीं होती है, तो अकोमोडेशन बिल पूछा जाता है आपसे। कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर आप समझते ही होंगे, है ना, जो बीकॉम करके आए उनको मैं बता देता हूं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर। तो आक्षी इसमें क्या होता है, मान लो इधर कौन, ये नाम चेंज कर देता हूं, इधर युक्ति रख देते हैं और इधर आक्षी डबल ए, करेक्ट है, ओके। तो एक युक्ति और एक आक्षी। युक्ति ने क्या कहा, युक्ति यहां राजस्थान से बिलोंग करती है, और युक्ति ने क्या कहा, आक्षी जो गुजरात में रहती है उसको कहा, देखो आक्षी एक काम करो, मुझे अपना माल गुजरात में भी बेचना है, तो मैं क्या कर रही हूं, अभी बिजनेस तो मेरा ब्रांच ओपन नहीं कर रही हूं, क्या पता वो माल गुजरात वाले लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो एक काम करते हैं, तुम मेरे एजेंट बन जाओ, तुम क्या करना, गुजरात में माल बेच देना, बदले में मैं तुमको क्या करूंगी, कमीशन दूंगी, ठीक है ना। तो ऐसे केस में युक्ति यहां से माल भेजेगी तो युक्ति कंसाइनर, आक्षी उसके एजेंट की तरह काम करेगी, कंसाइनी, और बदले में माल बेचने पर आक्षी को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। और इस पूरे बिजनेस मॉडल को कहा जाता है कंसाइनमेंट। ये आपने फाउंडेशन में जिसने पढ़ा है उसको पता है, पूरा सब दोनों की बुक्स की अकाउंटिंग देखी जाएगी, बुक्स ऑफ कंसाइनर, बुक्स ऑफ कंसाइनी प्रॉपर। फिर आता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है, किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए हम साथ हुए हैं, जैसे ये बिल्डिंग बनाने के लिए हम साथ हुए, फिर तुम तुम्हारे रास्ते मैं मेरे रास्ते, दैट इज शॉर्ट टाइम पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर। तो ये भी आपके आने वाला है यहाँ पर, ओके ओके। सेक्शन बी क्लियर है, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन का। सर इसका वेटेज कितना रहने वाला है, देखो वेटेज पे वैसे ध्यान नहीं देना चाहिए कभी भी,
क्यों? अपने को क्या मतलब है? अपने को सब कुछ पढ़ के जाना है, कुछ भी छोड़कर नहीं जाना है। ये पहला रूल बना लेना। सर मैं कभी भी जिंदगी में तुमको एबीसी एनालिसिस का वीडियो नहीं दूंगा। ए बहुत इंपॉर्टेंट, बी लेस इंपॉर्टेंट, सी छोड़ के चले जाना भले। ये सी कैटेगरी है ही नहीं मेरे। ए और बी जरूर हो सकती है, सी कैटेगरी मैं कभी छोड़ने का नहीं बोलूंगा भैया, कभी भी छोड़ने का नहीं बोलूंगा तुमको कुछ भी। सर हम तो नाराज होंगे, हमको तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब सब कुछ पढ़ा रहे हैं तो सब कुछ आएगा। फिर भी अगर कोई चैप्टर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, पहले पढ़ो तो सही, जज तो करो कि कौन सा तुमको तुम्हारे लिए अच्छा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर तुम्हारे लिए बुरा है, फिर देख लेंगे बाद में। ओके सर ये कितने मार्क्स का? कहने को सिर्फ 10 नंबर का है बेटा, लेकिन 2 क्वेश्चन आते ही 14 नंबर हो जाते हैं, 7 नंबर 7 नंबर। तो कहने को 10 नंबर का है, 2 क्वेश्चन भैया कोई तो 2 दे देगा, तो वैसे ही 14 नंबर का वेटेज आ जाता है इसका। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हो नेक्स्ट। इसलिए वेटेज की अब मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ चैप्टर्स की बात करूंगा। नेक्स्ट देखो, तीसरा जो सेक्शन सी आता है वो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट्स बनाने, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। ओके जिसमें पहला तो है कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का, वही सोल प्रोप्राइटरशिप, हम एक अकेला बंदा बिजनेस करता है तो उसका ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट कैसा बनता है, ये सारा उसका आएगा। अच्छा फिर कौन सा आएगा इसी के अंदर क्या आएगा? एनपीओ भी आएगा, नॉन हाँ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ था क्या कभी? था, फाउंडेशन में था। ओके बट बहुत ही छोटे से लेवल पे था। ठीक है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन आ रहा है इस सेक्शन से। एक 14 नंबर का क्वेश्चन एक तो पक्का है, एक तो पक्का है, 2 आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 3 चैप्टर है इसके अंदर। एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का, दूसरा एनपीओ का, और एक तीसरा और आ गया इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मतलब डेटा तुमको पूरे नहीं दिए हुए होंगे, तुमको उनको कंप्लीट करना होगा और फिर फाइनल अकाउंट तैयार करना होगा। मतलब मिसिंग डेटा को फाइंड आउट करना होगा, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, ये सब तुमको बनाने होंगे, कैश बुक, ये सब बना के मिसिंग फिगर पता करना होगा और फिर फाइनल अकाउंट तैयार होंगे। पढ़ा हुआ है सर, ये नया है बिल्कुल सर, ये हमने नहीं पढ़ रखा। बाकी दोनों हमने कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हमको नॉलेज है। अच्छा नॉलेज है तो मैं पूछ लूं थोड़ा सा? हाँ सर पूछ लीजिए ना, बताइए। ऑनलाइन वालों मैसेज करके आंसर देना। एक्रूड इनकम आपकी लायबिलिटी है या एसेट है? बता के नहीं, सिर्फ मैसेज करना ऑनलाइन वालों। एक्रूड इनकम आपकी एसेट है या लायबिलिटी है? हाँ युक्ति आप ऐसे भी बता सकते हैं, ऑनलाइन वाले जब तक मैसेज कर रहे हैं आप ऐसे भी बता सकते हैं। एक्रूड इनकम आपकी एसेट है कि लायबिलिटी है? अच्छा ओके ओके ओके, यहां तीनों का आंसर सेम है, ऑनलाइन में आंसर डिफरेंट है। 2 बच्चों ने आंसर दिया है, केशव ने और विनीत ने, और डॉल्फिन सुहानी। क्या लगता है एक्रूड इनकम आपकी एसेट है कि लायबिलिटी है? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम ओके डॉल्फिन, अनअर्न्ड इनकम आपकी एसेट है कि लायबिलिटी है? अनअर्न्ड इनकम एसेट। ओके केशव एसेट, ओके लायबिलिटी एसेट। ओके केशव ने लायबिलिटी आंसर दिया है, बाकी डॉल्फिन सुहानी अनअर्न्ड इनकम क्या? चलो तुमको एक आज स्लोगन दे रहा हूं, आज के बाद जिंदगी में तुम कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है ना। पहले दिन एक बहुत बढ़िया ज्ञान दे रहा हूं जो जिंदगी भर तुमको याद रखना है, ठीक है ना। ओ यू, तुम लायबिलिटी हो, पा तुम्हारी एसेट है, पा को कभी लायबिलिटी मानने की गलती मत करना, जिंदगी का ज्ञान है। ओ यू तुम लायबिलिटी हो, पा तुम्हारी एसेट है, पा को कभी लायबिलिटी मानने की गलती मत करना। सर ये क्या बोल रहे हो आप? मैंने कहा देखो ओ यू मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अनअर्न्ड इनकम, ये आपकी लायबिलिटी है, और पा तुम्हारी एसेट है मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम। डन। सर होता क्या क्या, ऐसे खर्चे जो ड्यू हो गए पे नहीं हुए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसी इनकम जो रिसीव हो गई
बट अभी तक उसके रिगार्डिंग सर्विसेज देना बाकी है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, भाई आप लोग मुझसे पढ़ने आए, आप लोग मान लो अभी फीस दे दी है, ठीक है ना, अरे सर की क्लास बहुत अच्छी लगी, अब भी कभी फीस लो, लेकिन मुझे तो सर्विसेज 6 महीने देनी है ना, तो मेरे लिए वो लाइबिलिटी है। वो इनकम जो रिसीव हुई है वो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, अनअर्न इनकम जो अभी तक मैंने कमाई नहीं है। तुमको पूरी सर्विसेज देने के बाद ही मैं वो कहूंगा कि हाँ अब ये मैंने इनकम कमा ली है। ओके, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, फायदा फ्यूचर में मिलेगा ना, तो ये हमारी एसेट है। एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो एलिजिबल हो गए पर रिसीव करने के लिए अभी तक मिली नहीं है, मिलेगी ना, तो एसेट है। क्लियर है वाली चीज, समझ में आया? ओ यू, तुम लाइबिलिटी हो, पा तुम्हारी एसेट है, पा को कभी लाइबिलिटी मानने की गलती मत करना। डन, ओके। चलिए, जीवन का ज्ञान दिया ना मैंने, ठीक है ना, ओके, और कॉन्सेप्ट भी सीख लिया। बस ऐसे ही हंसते खेलते हम सारी चीजें सीख लेंगे, ठीक है। देखो फिर नेक्स्ट आएगा पार्टनरशिप। ओहो, पूरा पार्टनरशिप, बिल्कुल पूरा पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जेएलपी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, डिसोल्यूशन, इवन 3 चीजें और ऐड कर दी गई तुम्हारे 12th में। अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, 2 फर्म मिलकर एक नया बन गया। कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू अ कंपनी, पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करना, मतलब, और या फिर क्या कर लिया, पार्टनरशिप फर्म को कंपनी को बेच देना, कंपनी ने पार्टनरशिप बिजनेस को खरीद लिया। इस बार ये आया था क्वेश्चन, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस का, पहले नहीं देते थे ये वाला क्वेश्चन, अब से देने लग गए हैं। तो अब ये 3 पार्ट भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। पार्टनरशिप पहले ही बहुत बड़ा था, अब इनको और ऐड कर दिया और बड़ा हो गया। टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। मैं इसको, अगर कोई मुझे जबरदस्ती पूछे ना सी कैटेगरी में कौन सा देना चाहोगे, हालांकि 14 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है प्लस 6 नंबर का क्वेश्चन एक फिक्स है, लेकिन क्या होता है, इतना लेंदी होता है पढ़ने में, इतना लेंदी होता है कि एक बच्चा अगर चाहे तो उसको स्किप कर सकता है, क्योंकि 7 में से एक ऑल्टरनेट जाएगा ना, अगर चाहे तो। बट मैं नहीं कहूंगा, जिसको रैंक लानी है ना उसके लिए तो स्किप करने का ऑप्शन ही खत्म है, उसके लिए तो स्किप करने का ऑप्शन ही खत्म। कोई कहता नहीं तो मैं तो सब पास होने में खुश हूं, उसके लिए ऑप्शन होता है ये सब, अदरवाइज पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या होगा सर, ये जो सेक्शन है ना ये हमारे लिए टोटली नया है, सेक्शन ई हमारे लिए टोटली नया है, जो फाउंडेशन देकर आया है। सर इसमें क्या क्या है, लीज अकाउंटिंग है, एसेट लीज पे लिया जा सकता है, मतलब मान लो दिव्यांश के पास कोई एसेट है, ठीक है ना, कोई बिल्डिंग है, मैंने कहा दिव्यांश एक काम करो यार, ये बिल्डिंग मुझे अगले 5 साल के लिए किराए पे दे दो, दैट मीन्स लीज पे दे दो, दैट मीन्स लीज पे, बदले में तुम्हें लीज रेंट दूंगा। भाई साल भर से कम होगा तो नॉर्मल रेंट होता है, लेकिन साल भर से ज्यादा अगर मैंने एसेट को लिया है यूज करने के लिए तो मैंने उस एसेट को लीज पे लिया है। तो लीज अकाउंटिंग देखना होगा, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है 19। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझते हो, अकाउंटिंग सब लोग अलग अलग किया करते थे, तो क्या किया, आईसीएआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर क्या किया, कुछ स्टैंडर्ड तय कर दिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब सबका अकाउंटिंग उस पर्टिकुलर आइटम के लिए उसी तरीके से किया जाता है। तो लीज अकाउंटिंग अगर किसी को करना है तो इस AS 19 के अकॉर्डिंग ही करना होगा। तो ये पढ़ेंगे, 3 दिन का चैप्टर होता है, छोटा सा चैप्टर होता है ना। ओके, 3 दिन बोले तो सिर्फ 3 आवर्स और कुछ नहीं। ओके, फिर उसके बाद ब्रांच और डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंटल अकाउंट बहुत इजी चैप्टर होता है, जहां पे अपने को डिपार्टमेंट वाइज बताना पड़ता है। हमको हमारे जो प्रॉफिट है भैया, डिपार्टमेंट ए के मैनेजर युक्ति, डिपार्टमेंट बी के मैनेजर दिव्यांश, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐसा डिपार्टमेंट वाइज जानना पड़ेगा ना कि दिव्यांश के डिपार्टमेंट ने कितना प्रॉफिट कमाया और युक्ति के डिपार्टमेंट ने कितना प्रॉफिट कमाया, तो डिपार्टमेंट वाइज अकाउंटिंग हो जाएगा। और कुछ नहीं है, वही ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, बस अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग बना देंगे, तो इससे इजी चैप्टर नहीं मिलेगा अपने को, ठीक है। ब्रांच अकाउंटिंग, सर इसमें क्या होगा, मेरा एक हेड ऑफिस है और ब्रांचेस हैं, तो ब्रांचेस की उनकी अकाउंटिंग कैसे होगी, अच्छा चैप्टर होता है, बहुत ही तरीके से पढ़ाऊंगा, मेरी गारंटी है ब्रांच पढ़ाने के बाद तुमको ना आए तो, ठीक है ना। सर इस चैप्टर के लिए आपने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ब्रांच जनरली लोगों को डराता है, ठीक है ना। ब्रांच अगर किसी ने बीकॉम किया है तो ब्रांच छोड़ के भी गए होंगे। आक्षी कुछ याद आ रहा है, छोड़ दिया था, ब्रांच नहीं पढ़ाया जाता जगह जगह, क्योंकि बच्चों ऐसा लगता है, टीचर को लगता है समझ में नहीं आएगा, बट मेरी गारंटी है पक्का समझ में आएगा, ठीक है ना, मेरी गारंटी है पक्का समझ में आएगा। क्लियर है। तो ब्रांच बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है, बहुत इजी चैप्टर होता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन करेंगे कब, सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में क्यों सर, सबसे लास्ट मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पहले, इस वाले पोर्शन से पहले। क्यों सर, ऐसा क्यों, क्योंकि ब्रांच पढ़ने के लिए मेरे को तरह तरह के चैप्टर्स का नॉलेज होना जरूरी है,
तब वो ब्रांच हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आएगा सर इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। गोडाउन में आग लगेगी बार बार इसमें, है ना, आग लगेगी तो स्टॉक जल जाएगा, स्टॉक जल जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगेंगे। हाँ, तो क्लेम मांगे तो उसका क्लेम का अमाउंट बताना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आग लग जाती है तो भैया काम भी तो रुक जाता है, सेल्स भी तो इफेक्ट होती है, तो वो जो प्रॉफिट मैं कमा सकता हूं मैंने नहीं कमा पाया ना, उसका नुकसान हो गया, उसका नुकसान होने का इसका भी क्लेम मिलेगा। हाँ सर, इसका भी क्लेम मिलेगा, बशर्ते आपने पॉलिसी ले रखा होगा। ओके, फिर आता है नेक्स्ट चैप्टर, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजेक्शन। हायर परचेज क्या होता है सर? देखो, मान लो मैं गया मार्केट में, मेरे को खरीदना था एक ट्रक। सर ट्रक खरीदना था? हाँ ट्रक खरीदना था। ठीक है, मैंने पूछा भैया ट्रक के कितने रुपए लगाओगे? कहा दे दो अभी, पैसा दे दो 1,00,000 रुपए और ये ट्रक तुम्हारा। 1,00,000 रुपए अभी दे दो और ट्रक तुम्हारा। तो 1,00,000 रुपए अभी दे दो मतलब कैश प्राइस, 1,00,000 रुपए अभी दे दो मतलब रोकड़ा दो और लेके जाओ, दैट इज कैश प्राइस। मैं कहा भैया 1,00,000 तो नहीं है मेरी पॉकेट में, मैं क्या करूं बताओ, कुछ तो इलाज बताओ, ट्रक तो खरीदना है। तो उसने मुझे कहा दूसरा ऑप्शन, एक काम करो अब भी मेरे को 30,000 रुपए दे दो इमीडिएट, और ये ट्रक तुम्हारा। ऐसा देखते ना, 16,000 में आईफोन तुम्हारा। ठीक है ना, होता ही नहीं होता, वो पैसा पूरा लेते हैं भैया वो लोग। ठीक है ना, तो वैसे ही डाउन पेमेंट दे दो 30,000, ट्रक तुम्हारा, लेके जाओ। फिर बाकी का पेमेंट कैसे करेंगे? पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट और तीसरी इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट में दे देना 3 साल में। ओके, कितना कितना? 30 30 30। अरे ऐसे तो तुमने मुझसे 1,20,000 रुपए चार्ज कर लिए। अरे करेंगे क्या को नहीं, 3 साल का ऑप्शन भी तो दिया थोड़ा थोड़ा। इसका मतलब 1,00,000 रुपए तो प्रिंसिपल अमाउंट है, 20,000 रुपए का इंटरेस्ट है। 20,000 रुपए का क्या है? इंटरेस्ट है, समझे क्या? ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम। इसमें ऑनरशिप कब ट्रांसफर होती है? जब तुम 3rd इंस्टॉलमेंट दे दोगे उसके बाद। वो ईएमआई वाला सिस्टम नहीं है, ईएमआई के अंदर इंस्टॉलमेंट में तो अभी इमीडिएट ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, बट ये हायर परचेज सिस्टम है, इसमें ऑनरशिप कब ट्रांसफर होती है? 3 साल के, मतलब सारे इंस्टॉलमेंट देने के बाद। क्लियर है? तो देखेंगे कैसे अकाउंटिंग होगा परचेजर की बुक्स में और वेंडर की बुक्स में, खरीदने वाले और बेचने वाले की बुक्स में। फिर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसमें क्या होता है सर? काफी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, बट उसमें से हमको पढ़ने के लिए कितने दिए? केवल 6 ये वाले, और एक 7वां कौन सा था? लीज अकाउंटिंग का, है ना। ओके, तो टोटल 7 एएस अपने को मिले हैं पढ़ने के लिए। तो ये सर एएस हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बताते जाएंगे। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एएस 1, एएस 10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जैसे फिक्स्ड एसेट होता है ना, उसी को तो बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ऐसे फिक्स्ड एसेट जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, दैट इज पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरीज है, ये सब क्या है? पीपीई। तो इनका सारा ट्रीटमेंट तुमको बताया जाएगा कि बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करते हो, डेप्रिसिएशन कैसे लगता है, कभी रिवेल कर दिया तो रिवेल्यूशन गेन और लॉस का क्या ट्रीटमेंट होता है, सब कुछ स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरी कहानी लिखी हुई है पीपीई का, कैसा रिकॉर्डिंग होता है एएस के अंदर। फिर एएस 11 इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब $1 इक्वल टू रुपीज करीब चल रहा होगा 83 84। ओके, ये एक्सचेंज रेट है। आज मैंने फॉरेन से माल खरीदा $10,000 का, $1 इक्वल टू 83 था, लेकिन जब महीने भर बाद, 2 महीने बाद पेमेंट करना था मेरे को, 2 महीने का मुझे क्रेडिट पीरियड मिला, 2 महीने बाद जब पेमेंट करना था तो $1 इक्वल टू रुपीज 85 हो गया। अरे खरीदा था तब तो 83 था, अभी 85 हो गया, तो मुझे हर एक डॉलर के लिए 85 रुपीज देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? 2 रुपए का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? इसी चेंज का अकाउंटिंग कैसे होगा ये एएस 11 में बताया है, ये एएस 11 में बताया गया है। एएस 12 में क्या बताया सर? गवर्नमेंट ग्रांट। मैंने बैकवर्ड एरिया में एक इंडस्ट्री लगवाया, झिंगालाला हुर वालों को डेवलप किया, ठीक है ना, उनको डेवलप किया, तो गवर्नमेंट भी मुझे हेल्प कर रही है, तो गवर्नमेंट से मुझे ग्रांट मिल सकता है, कैश में भी मिल सकता है, काइंड में भी मिल सकता है, मतलब एसेट दिलवा सकती है गवर्नमेंट मेरे को। उसका अकाउंटिंग कैसे होगा? एएस 12 में लिखा है। एएस 16 बोरोइंग कॉस्ट, पैसा बोरो करता हूं तो बोरो करने का जो कॉस्ट आता है, इंटरेस्ट वगैरह, या और साइड बाय साइड कोई भी कॉस्ट, प्रोसेसिंग फीस वगैरह जो भी, उस बोरोइंग कॉस्ट का क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा? क्या उसे इमीडिएट उसी साल पीएनएल में ट्रांसफर करके खर्चा मान के पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे, या एसेट की कॉस्ट में ऐड करोगे? डिपेंड करेगा। आज तक तो अपन खर्चा मान के पीएनएल में ट्रांसफर करके आए हैं, तो सर एसेट की कॉस्ट में कब ऐड करना है?
उसी पे चर्चा करेगा AS 16। फिर अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, कमाते हो इनकम तो टैक्स की कैलकुलेशन, टैक्स का अकाउंटिंग कैसे होगा, बुक्स में अपन टैक्स का इफेक्ट कैसे दिखाएंगे, उसके बारे में तुमको बताएगा। ठीक है ना, कि टैक्स का तुमको बुक्स में कैसे एडजस्टमेंट शो करना है AS 22। तो पूरा अकाउंटिंग एक एक टॉपिक को पकड़ लेते हैं और उसमें पूरा PhD करवा देते हैं अपने को। ठीक है ना, एक टॉपिक को पकड़ा पूरा PhD करवा दिया जाएगा भैया, पूरा डिटेल में इसका क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना, सिनेरियो। तो यही होता है AS और यही होता है इंडेस। सर AS और इंडेस में क्या फर्क है, इधर इंडेस लिखा है उधर AS लिखा है। मैं कहा देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, पहले चला करते थे ज्यादातर हर कंपनीज पर AS फॉलो होते थे, अभी हर लिस्टेड कंपनीज पर इंडेस फॉलो होते हैं। तो सर हमको AS क्यों पढ़ा रहे हैं, अरे इंडेस भी पढ़ाएंगे। किधर पढ़ाएंगे, एक तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ाएंगे सेकेंड ग्रुप के अंदर, दूसरा जब तुम फाइनल में आ जाओगे ना तब CFR पढ़ोगे, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैं पढ़ाऊंगा, उसमें भी इंडेस पढ़ाऊंगा। फाइनल में भी मेरे 2.5 सब्जेक्ट रहेंगे, SFM, CFR और BV। ठीक है ना, यहाँ पे भी 2.5 वहां पे भी 2.5। ठीक है, तो वही FM और अकाउंट्स सारा पोर्शन मेरे पास है, इन शॉर्ट FM और अकाउंट्स। देन ओके, तो वहां पे इंडेस आएंगे। सर इंडेस क्या है, इंड AS क्या हो गए, अब IFRS का इंडियन वर्जन है। IFRS क्या है सर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। और अपनी इंडिया को भी इंटरनेशनल लेवल पे कंपेरेबल बनाने के लिए हमने उसके जैसे स्टैंडर्ड फॉलो कर लिए, उनको ही अपने यहाँ पे इंडिया के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लिया, उसको नाम है इंडेस, उसका नाम है इंडेस। तो इंडेस क्या है सर, इंडेस है ना IFRS का इंडियन वर्जन है, IFRS का इंडियन वर्जन है। ओके, और सर AS क्या है, AS पहले चला करते थे ज्यादातर, अभी भी चलते हैं, जिन कंपनीज पर इंडेस एप्लीकेबल नहीं है उनमें आज भी क्या लगते हैं AS अप्लाई है। जिनका सब किन पर एप्लीकेबल है किन पर नहीं है वो अपन बाद में बात करेंगे, क्लियर है। तो जिन पर एप्लीकेबल नहीं है इंडेस उन पे आज भी AS है, इसलिए अपने को AS भी पढ़ना होता है और इंडेस भी पढ़ना होता है। अब जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म का चला जाएगा भैया वो तो AS ही फॉलो करेगा ना वो, ठीक है ना। बाकी जो कंपनीज है उन पर जिन पर इंडेस नहीं होगा उन पर भी AS ही फॉलो होगा ना। चलिए, डिपेंड करता है आपकी जॉब किधर लगनी है। जनरली आपकी जॉब किधर लगनी है, लिस्टेड कंपनीज पे लगेगी, तो लिस्टेड कंपनीज में इंडेस एप्लीकेबल होंगे, वो सब आप फाइनल में पढ़ते हैं CFR में और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है जी, तो ये एक पूरा आपका ओवरव्यू था किसका, 100 मार्क्स का। अब आपने नोट किया होगा कितनी सारी चीजें तो आपकी पढ़ी हुई है, तो क्यों ना ये FA एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया जाए हमारा उन 8 पेपर में से, क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई होती है, बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई होती हैं, बस हमें उनको क्लैरिफाई करना होता है भैया तरीके से, उसको डाउट को, मतलब उसमें जो छोटी छोटी चीजें कमियां रह गई ना उसको आपको खत्म करना है उसको। और FA एक स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, आगे भी FA अपने को काफी हेल्प करता है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी हेल्प करता है। अगर FA स्ट्रॉन्ग रहा तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी हेल्प करेगा, क्लियर है वाली चीज। सर और भी कुछ बता दीजिए, मैं कहा क्या बताएं तुमको, पेपर पैटर्न बता दिया, ठीक है ना, बुक्स बता दी तुम्हारी, अब क्या बताते हैं, अब सुनो। मैं किस किस से पढ़ाऊंगा, मैं तुमको मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा, ठीक है, प्लस तुमको एक बूस्टर बुक प्रोवाइड करवाया जाएगा, बूस्टर बुक प्रोवाइड करवाया जाता है। उसमें क्या है सर, उसमें पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चंस हैं, पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चन है वो भी सारे आपको करवाए जाते हैं ना, पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चंस। और क्या है सर, MTP RTP मॉक टेस्ट पेपर जो होते हैं ना उसके सारे क्वेश्चन, और मैंने FA के अंदर है ना CA के जो जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है वो भी डाल रखे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी से भी अपना पेपर बनता है, अपन CA में वाले महान हैं, CA में भी पढ़ते हैं और CA भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो वहां के भी क्वेश्चंस कुछ इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं जो जो रिलेवेंट मुझे लगते हैं। तो मतलब इतना पढ़ने से हो जाएगा, बिल्कुल इतना पढ़ने से हो जाएगा। सर इसके अलावा और क्या देते हैं आप, नोट्स, FA के नोट्स भी हैं। जैसे ही नया चैप्टर चालू होगा पहले नोट से पढ़ते हैं, फिर मॉडल के क्वेश्चंस करते हैं और फिर बूस्टर बुक के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है वाली चीज, ये अपना पूरा रहेगा। अच्छा सर और कुछ बता दो, और में ऐसा है ग्रुप 1 और ग्रुप 2, कईयों के मन में होता है ग्रुप 1 दें कि ग्रुप 2 दें या दोनों दें, तो सबके फायदे और नुकसान सुन लो, ठीक है ना। ग्रुप 1 में कितने पेपर, 4, 5, 6, 7, 8, और ग्रुप 2 में
9, 10, 11 और 12। डन। ओके, जिसमें से मेरा कौन सा रहेगा? 6th FA, 10th कॉर्पोरेटिंग अकाउंटिंग और 11th FM। ठीक है, ओके, ये रहेंगे। अब सर सुनो, कितने मार्क्स का पेपर हुआ सर? टोटल 400। अगर आप सिंगल सिंगल ग्रुप देते हैं तो आपको इसमें भी 200 बनाने होंगे और इसमें भी 200 बनाने होंगे अलग अलग। और 200 में भी क्या है, मिनिमम कितना चाहिए तुमको? मिनिमम 50 तो बनाना ही पड़ेगा, सॉरी 40 तो बनाना ही पड़ेगा। मिनिमम कितना? 40 तो बनाना ही पड़ेगा हर पेपर में। 40 से नीचे आता है तो भैया मुश्किल हो जाता है ना। 40 तो चाहिए ही चाहिए, 40 तो चाहिए ही चाहिए। मतलब मुझे 40 और 40 प्लस स्कोर करना होता है पास होने के लिए इंडिविजुअल पेपर में, और टोटल 200 स्कोर करना होता है पूरा ग्रुप क्लियर करने के लिए। एग्रीगेट में मतलब 50% चाहिए, एग्रीगेट में 50% चाहिए। और ऐसे ही ग्रुप 2 का सीन है, मिनिमम कितना? 40 चाहिए, तो मतलब मुझे 40 प्लस बनाना है, और इधर भी 40 प्लस, इधर भी 40 प्लस, इधर भी 40 प्लस। एक भी पेपर में 40 से नीचे आ जाता है ना तो पूरा ग्रुप देना पड़ जाता है वापस। एक में भी 40 से नीचे आ जाए तो पूरा ग्रुप देना पड़ जाता है वापस। तो 40 तो मस्ट है और 200 एग्रीगेट में मस्ट है। ठीक है ना, एग्रीगेट नहीं बना तब भी सारा देना पड़ जाएगा। सर एक मैंने सुना है कि एक बार एक ऐसा सीन भी होता है जिसमें पूरा नहीं देना पड़ता है। हाँ, एग्जम्पशन, अगर किसी पेपर में 60 और मोर आ जाते हैं तो वो पेपर एग्जाम्प्ट हो जाता है, फिर अगली बार वो पेपर नहीं देना पड़ता है। ठीक है ना, बट अपने को ऐसा सिचुएशन लाना ही क्यों है, एक बार में क्लियर करना है। सर ग्रुप, दोनों ग्रुप एक साथ देने का क्या फायदा है? अगर आप बोथ ग्रुप एक साथ देते हैं तो आपके 800 में से आपको 400 बनाने होते हैं। तो इसमें क्या फायदा हुआ? उधर भी तो 200 है। फायदा यह है कि मान लो किसी के फर्स्ट ग्रुप में 220 आए और सेकंड में 180 आए तो भी वो पास है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है और काफी सारे स्टूडेंट इससे पास होते भी हैं। काफी सारे बच्चे ऐसा डॉट 400, एक में 202, एक में 198 क्लियर। ठीक है ना, तो ये बहुत फायदा होता है। रैंक अगर किसी को लानी है तो भी बोथ ग्रुप में देने से ही आएगी, सिंगल ग्रुप देने से रैंक नहीं आएगी, तो बोथ ही देना होता है। तो भैया मेरी तरफ से ये वाला चीज ओके है, बढ़िया है। लेकिन कोई कहता है नहीं जी मैं अपने आप को बचपन से जानता हूं, मेरी तो कैपेसिटी नहीं है, आज तक मैं लगातार 8 दिन पेपर नहीं दे सकता, मैं पहले दिन से जानता हूं। जो पहले दिन से जानता है वो सिंगल ग्रुप दे सकता है। लेकिन जो अपने आप पे भरोसा करता है, कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, तो दोनों ग्रुप के साथ जाना, चाहे कितना भी टाइम लगे, है ना। पढ़ने में टाइम तो लगेगा ना, अभी अपन पढ़ेंगे तो अगला दिसंबर में एग्जाम जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो दोनों ग्रुप के साथ जाना। फिर भी किसी को बहुत जल्दी होती नहीं तो मैं जून में दे दूंगा एक ग्रुप और एक ग्रुप दिसंबर में दे देंगे। वो फिर क्या करेगा, वो सिंगल जाएगा, लेकिन वो रिस्की होता है। पता है क्यों रिस्की होता है? आपके पढ़ाया जाएगा आपको सिंगल ग्रुप, टाइम तो उतना ही लगेगा ना। एक ही सीटिंग है, आप 2 पढ़ लेते हो बोथ पढ़ाने से, और एक देने से एक ही पढ़ोगे। और उसके बाद पढ़ने के बाद टेस्ट सीरीज भी तो होता है डीसीसी का, जो डीसी का टेस्ट सीरीज है 2 महीने तो वही चलेगा। तो टेस्ट सीरीज दिए बिना एग्जाम में अपियर होना खतरे से खाली नहीं होता है, और टेस्ट सीरीज देने से एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा गारंटी हो जाता है, बहुत ज्यादा गारंटी हो जाता है। तो पहले पढ़ो अच्छे से, दोनों ग्रुप पढ़ो अच्छे से, और फिर पढ़ने के बाद 1 महीने 2 महीने का जो बीच में गैप मिलता है उसमें और पढ़ो, और फिर जो टेस्ट सीरीज चालू होती है अपनी लास्ट में, वो 2-2.5 महीने अपनी टेस्ट सीरीज चलती है, तो वो अपने से प्रॉपर टेस्ट सीरीज दो, तब जाके एक कंप्लीट पैकेज हो जाएगा पढ़ने का और पास होने का। कुछ पूछना चाहते हैं अक्षी, बताइए। कोर्स हो जाएगा, कोर्स जून तक भी हो जाएगा, बट बेस्ट क्या रहता है मैंने वो बताया। बाकी सबका अपना अपना मैंने बताया ना। जैसे आपका एमकॉम है तो मैं आपको क्या कहूंगा, अगर आप देना चाहते हैं एक करके तो यस दीजिए। पर्सन टू पर्सन एडवाइस अलग हो सकती है, ये कोई सेम चीज नहीं होती। एडवाइस कभी भी किसी के लिए सेम नहीं होता है, ये मान के रखना, कभी भी सेम नहीं होता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बताया, सिंगल भी दे सकते हैं जिसको लगता है कि नहीं उसका ऑब्जेक्ट अलग है, उसको निकलना है, बस कोई रैंक नहीं चाहिए, बस फटाफट निकल जाए, एक एक करके ही कर सकते हैं। एक दिन का गैप भी मिल जाएगा, एक ग्रुप देने से क्या होता है, एक दिन का गैप भी मिल जाता है, तो बहुत सारा फायदा होता है। क्योंकि अपना पहला ग्रुप
पहले दिन पेपर होगा ग्रुप 1 का, फिर दूसरे दिन ग्रुप 2, फिर ग्रुप 1, फिर ग्रुप 2, ऐसा होता है पेपर। तो सिंगल देने से वो एक एक वाला भी फायदा मिलता है। तो अपने अपने फायदे नुकसान है। रैंक वाला उसी में जाए, बोथ में। एग्रीगेट में फायदा मिलता है, बोथ में मिलता है ना। तो अपने अपने फायदे नुकसान, मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में बोल दिया था फायदे नुकसान बता रहा हूं, मैं कोई राय नहीं दे रहा हूं किसी को भी कैसा करो, अपनी अपनी कैपेसिटी, क्योंकि मैं तुमको नहीं जानता, मैं तुमसे आज मिला हूं, मैं तुमको कैसे एडवाइस कर सकता हूं, तुम अपने आप को बेहतर समझते हो, तुम अपने आप को एडवाइस करो। क्लियर है वाली चीज? डन है क्या? हाँ सर, चलिए तो मेरी तरफ से डन है। एफए का भी और आपको एक ओवरव्यू दे दिया, आपके सब्जेक्ट्स का दे दिया, डीसीसी से आपको क्या मिलता है, हम लोग कैसे पढ़ाते हैं वो बता दिया, और एग्जाम का पैटर्न बता दिया, ग्रुप 1 ग्रुप 2 बता दिया। अभी और कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नो, आपने पूछ लिया। अक्षय, दिव्यांश, कोई सवाल? पक्का? चलिए डन है फिर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड